नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस कंटेंट पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है आज़ाद हिंद फौज, राजगोपालाचारी सूत्र, वेवेल योजना 1945 और शिमला सम्मेलन। इस वीडियो में आपको पीवाईक्यू मिलेंगे प्री और मेंस के। एक ही वीडियो में इन चारों टॉपिक से जो भी प्री मेंस के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्री और मेंस के क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं वो मैं पीवाईक्यू से समझाऊंगा आपको। और यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, स्टेट का कोई भी स्टेट पीसीएस हो, हिंदी भाषी राज्यों के, और जो भी एग्जाम्स हैं, अदर एग्जाम जिसमें जीएस एक फैक्टर है एग्जाम में, प्री और मेंस में, उन सब में आपको इससे हेल्प मिलेगी। क्योंकि हिस्ट्री का जहां तक सवाल है, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रश्न इंडियन नेशनल मूवमेंट से आते हैं। तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज शुरू करी है। इससे पहले बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल पर आपका बिहार स्पेशल का सीरीज कंप्लीट करा चुका हूं मैं, जो बिहार में होने वाले सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, सिविल सर्विस का, या फिर टीआरई एग्जाम हो, बिहार दरोगा एग्जाम हो, सचिवालय सहायक हो, बीएसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम की तैयारी में आपको अहम रोल निभाता है वो बिहार स्पेशल सीरीज। और एक भी प्रश्न आपका प्री मेंस में कहीं से भी आएगा तो नहीं मिस होगा। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। चैनल का नाम है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान। आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों और फैमिली से शेयर कीजिए। तो चलिए टॉपिक में देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। आजाद हिंद फौज की बात सबसे पहले करते हैं, आईएनए की। इसमें नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, दिल्ली चलो, चलो दिल्ली, और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। तो एक बार परिचय समझते हैं कि किस तरह से आपको लिखना है अगर मेंस में आता है, और प्री के फैक्ट्स इसके अंदर से ही आपको निकाल लेने हैं। पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा आपको, और प्रश्न अगर प्री में पूछा जाएगा किसी भी तरीके से तो आप आराम से उसको हल कर पाओगे। तो आजाद हिंद फौज जो है, उसकी जो प्रथम स्थापना करी थी वो करी थी कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी, ये आपको ध्यान रखना है ना। रास बिहारी बोस अध्यक्ष बने थे, जो सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे, उन्होंने फिर इनको हैंड ओवर किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने पुनर्गठन किया था, ना कि गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो आजाद हिंद फौज आईएनए की प्रथम स्थापना, सबसे पहले जो स्थापना हुई वो कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में की, और 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया। इसी दिन आजाद हिंद सरकार की स्थापना की गई, और 21 अक्टूबर को आजाद हिंद सरकार की स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल, ठीक है। आईएनए के गठन की पृष्ठभूमि की बात करें तो रास बिहारी बोस, जो 1915 से जापान में निर्वासन में थे, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेना को हरा दिया था। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक जापान के बंदी बने थे। जापान ने कैप्टन मोहन सिंह को आईएनए बनाने के लिए प्रेरित किया था। तो जो भारतीय सेना वहां पे थे, वो उनको मिला के अपना आप आईएनए बनाओ और हमारे साइड से लड़ो, या खुद लड़ो अंग्रेजों से। उनको तो अंग्रेजों को हराना था, ब्रिटिश को हराना था। तो भारत के अंदर अगर उनके लिए एक सेना तैयार हो जाए, इससे अच्छी बात क्या होगी। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिएगा, क्यों उन्होंने हेल्प किया था। प्रमुख घटनाएं क्या रही, तो मार्च 1942 में टोक्यो सम्मेलन रहा। तो टोक्यो सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आया, और जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन हुआ, जहां पे राज बिहारी बोस जो है वो अध्यक्ष बने, ठीक है। उसके बाद आईएनए बनाने का निर्णय लिया गया, और मोहन सिंह जो है, कैप्टन मोहन सिंह को प्रथम कमांडर बनाया गया, फर्स्ट कमांडर बनाया गया आईएनए का। और उस समय लगभग 40,000 सैनिक वहां पे थे। तो आजाद हिंद फौज के बारे में ये जान रहे थे हम। अब जो आजाद हिंद सरकार है, उसकी स्थापना होती है 21 अक्टूबर 1943 को। आजाद हिंद फौज का मार्च 1942 में, और जून में बैंकॉक सम्मेलन के बाद, ठीक है। और आजाद हिंद सरकार का 21 अक्टूबर 1943 को स्थापना किया था सिंगापुर में। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। अब पद क्या रहे और व्यक्ति कौन थे, ये एक बार समझ जाइए। तो प्रमुख हो गए आईएनए के सुभाष चंद्र बोस। वित्त संभाला था एच.सी. चटर्जी ने। प्रचार का प्रभार था M.A. अय्यर का, और महिला विभाग जो था वो डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन या लक्ष्मी सहगल के नाम पे था। अभी आपको ये ध्यान देना है कि ये मैं आजाद हिंद सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार के प्रमुख की बात हो रही है, वित्त की, प्रचार की और महिला विभाग की, ठीक है। इस तरह से हमने आईएनए के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं क्या थी इस आईएनए की, तो ब्रिटेन एवं अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी इसने, ठीक है। धुरी राष्ट्रों द्वारा इसको मान्यता मिल गई। नवंबर 1943 में जापान ने अंडमान निकोबार का प्रशासन सौंपा, ठीक है। अब देखिए यहां पे ध्यान से समझिए,
कई जगहों पर यह पढ़ाया जाता है कि आईएनए ने अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लिया। कब्जा किया था जापान ने, ब्रिटिशर्स को वहां से हटा। तो जो जापान था, उधर जर्मनी था, जो भी थे धुरी राष्ट्र वाले, उन सब ने इनको मान्यता दे दी। ठीक है, उस समय में, जिस समय में अंग्रेजों ने बिल्कुल हालत खराब कर रखी थी भारत में नेताओं की और हर तरह से, उन दिनों एक बंदा यहाँ से निकलता है, वो जाता है और जापान में बात होती है, वहाँ पे वो निर्वासन की जिंदगी जी रहा होता है, वहाँ उसको उससे कनेक्ट करते हैं जापानी, और वहाँ उनको बोलते हैं कि आप इस तरह से करो, और वही ट्रेनिंग भी देते हैं, और 40,000 की एक फौज तैयार होती है ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने के लिए जापान की साइड से इंडिया में। यहाँ हमारा ध्येय क्या था, हमारा कंसेप्ट था आज़ाद हिंद फौज का कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे लड़के अंग्रेजों से, है ना। लेकिन जापान का क्या था स्वार्थ कि चूंकि ब्रिटेन को हराना है, अमेरिका को हराना है, तो अच्छा ही है कि ब्रिटेन जो कि भारत पे कब्जा कर रखा है, वहां हम एक सेना बना के भेजें, इन्हीं की हेल्प से, इंडियंस की हेल्प से ही, इंडियन की सेना, और वहां जाके ये लड़ाई करके उनको हराए। ठीक है, तो नवंबर 1943 में जापान क्या करता है, जो अंडमान निकोबार उनके पास आ गया था, उसका प्रशासन सौंप देता है नेताजी को। ठीक है, या आईएनए को। आईएनए की सैन्य कार्रवाइयां जो थी वो प्रमुख ब्रिगेड की अगर बात करें तो गांधी ब्रिगेड के नाम से था, नेहरू ब्रिगेड के नाम से था, आजाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, रानी झांसी ब्रिगेड जो कि महिला सेना थी। यहाँ जो बड़े बड़े नेता थे उस समय राजनेता, उनके नाम पर ब्रिगेड रखी गई थी, टुकड़ी का नाम रखा गया था। प्रमुख नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। अगर प्रश्न आता है एसएससी में, खास करके इस तरह के प्रश्न तो छोटे प्रश्न आएंगे नहीं पीसीएस में, फिर भी कि चलो दिल्ली या दिल्ली चलो का नारा किस समय दिया गया था, तो वो दिया गया था आज़ाद हिंद फौज के गठन के समय में, उसी का नारा था ये, और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा था। महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले जनवरी 1944 में मुख्यालय बनाया गया आईएनए का रंगून, बर्मा स्थानांतरित किया गया सिंगापुर से। ठीक है, 6 जुलाई 1944 को गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। एक प्रश्न है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 18 मार्च 1944 आईएनए भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, कोहिमा और इम्फाल तक पहुंचती है। ये कोहिमा जो है वो नागालैंड में अरण की राजधानी है, और इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, भारतीय भूमि पर तिरंगा फहराते हैं, और इम्फाल का अभियान जो है वो विफल हो जाता है, क्योंकि जापान क्या करता है, वो पर्याप्त हथियार और हवाई सहायता उपलब्ध नहीं कराता है, और मानसून का समय आ जाता है उस समय, और ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन और जवाबी हमला होने की वजह से इम्फाल अभियान विफल हो जाता है। आईएनए का अंत कैसे होता है, 15 अगस्त 1945 को जापान का आत्मसमर्पण हो जाता है, दूसरी राष्ट्र हार जाती है मित्र राष्ट्रों के सामने में, और आईएनए को मदद मिलना बंद हो जाता है, तो आईएनए का अंत हो जाता है। और पतन इसलिए होता है क्योंकि 18 अगस्त 1945 को नेताजी की कथित विमान दुर्घटना ताइपे में, ऐसा कहते हैं कि नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, इसमें नेताजी नहीं रहे। ये बाद में पता चला कि ये षड्यंत्र था, क्या था अभी तक क्लियर नहीं है ये, फिर भी सच्चाई यही है कि उनकी मृत्यु हो गई थी। और आईएनए सैनिकों को भारत में लाकर कोर्ट मार्शल किया गया था। नेता ही मर गए, नेताजी मर गए, सेना का जो कमांडर था वो चला गया, तो इसका पतन हो जाता है, और उसके सैनिकों को भारत लाया जाता है, क्योंकि चूंकि ब्रिटेन ने जापान को हरा दिया था, और यहाँ पर भी वो फंस गए थे पूरी तरह से, जापान सहायता कर नहीं पाया, और उसी की सहायता से आगे बढ़ा था सेना आईएनए, तो उन सब सैनिकों को भारत में लाते हैं और सब पर कोर्ट मार्शल किया जाता है। और उस समय ट्रायल चलता है, रेड फोर्ट ट्रायल्स कहते हैं उसके, लाल किला में, और जो युद्ध बंदी थे जो भारतीय तरफ से भी थे, तो उस पर मुकदमे चलते हैं, पूरे देश में भारी जन आंदोलन होता है इसके खिलाफ, और राष्ट्रवादी भावना चरम पर पहुंच जाती है, ब्रिटिश शासन की नींव इससे कमजोर होती है। उस समय आईएनए के जो ट्रायल चल रहे थे लाल किला में, उसके जो बचाव पक्ष के वकील थे, वो मुख्य वकील जो था वो उनका नाम था भूलाभाई देसाई। ये भी पीसीएस में प्रश्न पूछा चुका है कई बार। और साथ में उनके कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली और तेज बहादुर सप्रू, ये भी वकालत कर रहे थे बचाने के लिए आईएनए के सैनिकों को, जिनको कोर्ट मार्शल किया जा रहा था। ठीक है, थोड़ा आईएनए के महत्व को समझते हैं। तो ब्रिटिश सेना का आत्मविश्वास टूटा, क्योंकि अलग से भी कुछ सैनिक बना आ सकते हैं बन के, और भारतीय सैनिक गए थे हमारे साइड से लड़ने के लिए, वहां पकड़े गए, तो वहां खुद ही सेना बना के आप वापस हमारे से लड़ने के लिए वापस आ गए, तो उनके वफादारी पर उनको संदेह होने लगा। राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख सभी ने साथ मिलकर संघर्ष किया, सेना में सभी तरह के लोग थे। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो रानी झांसी ब्रिगेड पहली महिला सैन्य इकाई बनी थी भारत की आज तक की। और प्रवासी भारतीयों के योगदान की बात करते हैं तो प्रवासी भारतीयों ने इसमें धन, हथियार और जन समर्थन से योगदान दिया था। और स्वतंत्रता आंदोलन को गति इसलिए मिली क्योंकि आईएनए ट्रायल से राष्ट्रव्यापी आंदोलन फैला। 1946 नौसेना विद्रोह सहित ब्रिटिश शासन पर दबाव बढ़ा।
जो ट्रायल चल रहा था रेड फोर्ट में, उसके अगेंस्ट में या उसके विद्रोह में 9 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था 1946 में, और ब्रिटिश शासन पर दबाव बन दिया इससे। साथ ही इस जो ट्रायल हुआ, तो जब मालूम चला पूरे देश में ट्रायल में, क्योंकि बड़े बड़े इसमें वकील, बड़े बड़े नेता हमारे शामिल थे बचाने में, तो उससे उन्होंने प्रचार किया इस बात का, तो उससे मालूम चला कि इतनी बड़ी सेना भारतीयों ने बनाई और ब्रिटेन को हराने के लिए, तो पूरे देश में ऐसा भावना फैला कि राष्ट्रवादी भावना कि हम अब अंग्रेजों को लड़के भी भगा सकते हैं। हालांकि उसके 1 साल के अंदर ही सब कुछ हो गया था, चले गए वो छोड़ के। तो इससे राष्ट्रव्यापी आंदोलन पैदा हुआ था, इससे स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली थी। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो अगर उनका मूल्यांकन करते हैं तो सशस्त्र संघर्ष को इन्होंने नया आयाम दिया। ये सिर्फ पहले क्या था, क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी, है ना, जिसमें भगत सिंह वगैरह ने भाग लिया था, सुभाष चंद्र वो आपके चंद्रशेखर आजाद ने भाग लिया था, प्रफुल्ल पटेल ने भाग लिया था। तो ये सब जो हुई थी गतिविधियां, वो छोटे छोटे मायनों में आगे बढ़ती थी। लेकिन जब पूरा सेना, एक 40,000 का एक पूरा सेना लेके अगर आप संघर्ष करते हो, तो इसलिए कहते हैं सशस्त्र संघर्ष को एक नया आयाम दिया सुभाष चंद्र बोस ने, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बने ये। उसके बाद विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का समर्थन बढ़ाया। जब तक जापानियों को, जब तक अलग सिंगापुर को ऐसा नहीं लगा कि भारत का समर्थन करना चाहिए, स्वतंत्रता उसको जरूरी है, तब तक समर्थन किया कैसे, तो विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का समर्थन बढ़ाया। महिलाओं को भी नेतृत्व दिया, सैन्य नेतृत्व में स्थान दिया, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। बोस का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता था, फांसीवाद या जापानी विस्तारवाद का समर्थन नहीं था। बोस को लगता था कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंस कराएंगे इसके मदद से, ऐसा नहीं कि जापान फिर जापानियों के कब्जे में आ जाएंगे, जापान विस्तारवाद हो जाए या फांसीवाद को अपना ले, ऐसा नहीं था। ठीक है, उनका मेन जो था मकसद वो था भारत को इंडिपेंडेंट कराना। बोस ने आईएनए की स्वतंत्र पहचान बनाए रखने का भरपूर प्रयास किया। कहते हैं बोस हिटलर से भी मिलने गए थे, उनसे भी मदद मांगी थी। ठीक है, और हिटलर उनकी तारीफ भी करी थी। आगे चलते हैं, राजगोपालाचारी सूत्र की बात करते हैं। तो प्रस्तावक थे सी राजगोपालाचारी, इनको राजा जी भी बोलते हैं। और जब सूत्र ये आया था, फॉर्मूला जो आया था, इसको राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी बोलते हैं, वो 1944 में आया था और 1945 तक चर्चा का प्रमुख आधार बना रहा। उद्देश्य क्या था इस फॉर्मूला का? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध समाप्त करना तथा स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करना। मेन रूप से ये हिंदू मुसलमान को एक करना चाहता था। मुख्य प्रावधान क्या था? मुस्लिम लीग कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी, मुस्लिम लीग समर्थन करेगी कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता का। लीग जो है वो अंतरिम सरकार में कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी, जो अब तक नहीं हो रहा था। युद्ध के बाद उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जन संग्रह होगा कि वे भारत से अलग होना चाहते हैं या नहीं। विभाजन की स्थिति में रक्षा, संचार, व्यापार आदि विषयों पर दोनों देशों के बीच समझौता होगा और ये प्रावधान ब्रिटेन द्वारा पूर्ण सत्ता हस्तांतरण के बाद ही लागू होंगे। पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे हम, तब लागू होगा। प्रतिक्रिया क्या रही? गांधी जी को लगा सही बात हो रही है, उन्होंने समर्थन किया। इसे पाकिस्तान की मांग की अप्रत्यक्ष स्वीकृति माना गया। आप क्या कर रहे हो? आप जनमत संग्रह कर रहे हो नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, और बोल रहे हो कि अलग होना चाहते हैं कि नहीं, मतलब अलग होकर क्या करते हो, पाकिस्तानी तो बनाते। तो एक तरह से इसे पाकिस्तान की मांग की अप्रत्यक्ष स्वीकृति माना गया। ठीक है, जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि 2 राष्ट्र सिद्धांत की स्पष्ट स्वीकृति, अलग अलग कर दो, सिर्फ जनमत संग्रह से नहीं होगा। जनमत संग्रह में केवल मुसलमानों को मतदान का अधिकार चाहते थे वो, क्योंकि जनमत संग्रह होगा और मान लो वहां पर हिंदू को भी अधिकार मिल गया मतदान का, तो फिर हो सकता है कि वो भारत में रह जाए, और हिंदू बहुल क्षेत्र था। इसलिए उन्होंने 2 राष्ट्र का सिद्धांत चाहते थे, भारत पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र बनाओ, ये स्पष्ट स्वीकृति चाहते थे वो। ये नहीं दिख रहा था राजगोपालाचारी फॉर्मूला में, तो जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया। जिन्ना ने कर दिया मतलब मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। साझा केंद्र, कॉमन सेंटर के पक्ष में वो नहीं थे कि अलग अलग देश बन जाए, अलग अलग जगह पे अपनी अपनी सत्ता हो जाए, लेकिन केंद्र जो है वो एक ही रहे दोनों का, तो वो उसके पक्ष में नहीं थे। वो अपनी सरकार चलाना चाहते थे, खुद करता धरता सर्वे सर्वा बनना चाहते थे। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। वीर सावरकर एवं हिंदू महासभा ने भी इसका विरोध किया। वीर सावरकर, हिंदू महासभा ने भी इसका विरोध किया। इनका ये कहना था कि हमारा देश है, हमारा हिंदुत्ववादी देश है, मुसलमान भाई भी साथ में मिलकर रहें, हम बंटवारा नहीं चाहते। विफलता के कारण क्या थे? जनमत संग्रह पूरी आबादी द्वारा होना था, केवल मुसलमानों द्वारा नहीं। पंजाब और बंगाल के विभाजन की संभावना थी और कांग्रेस और लीग की मूल राजनीतिक मांगों में असहमति थी। इसलिए राजगोपाली फॉर्मूला जो है वो फेल हो जाता है। तो कब आया था? 1944 में। 1945 तक यही चर्चा का विषय रहा। उद्देश्य था कांग्रेस और लीग को साथ लाना, नहीं ला सके। प्रस्तावक थे सी राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी भी कहा जाता था। इस तरह से हमने राजगोपालाचारी फॉर्मूला को पढ़ा। अब आगे देखते हैं। वेवेल योजना 1945 की बात करते हैं, जिसकी वजह से शिमला सम्मेलन की बात आगे आई।
वेवेल योजना है, उसकी घोषणा 14 जून 1945 में की गई। किसने किया था प्रस्तुत इस घोषणा को? लॉर्ड वेवेल, जो भारत के उस समय के वायसराय थे। उद्देश्य क्या था, मोटो क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी समझौता कर सत्ता हस्तांतरण में मार्ग प्रशस्त करना। वहां पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग राजगोपालाचारी फर्मा चाहते थे कि एक साथ मिलकर रहें, और ये चाहता था कि जल्दी से मिल जाओ ताकि हम सत्ता आपको सौंपे और वापस चले जाए, ठीक है। शिमला सम्मेलन होता है इस पे 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक शिमला में, ठीक है। गांधी मूवी आई है रिचर्ड एलन बरो की, आप उसको देखना, उसमें शिमला समझौते को भी डिटेल से दिखाया गया है। ये देखो, मैं इसलिए बोलता हूँ ये हिस्टोरिकल मूवीज को देखने के लिए, जैसे उषा मेहता पर एक मूवी आई, गांधी जी पे आई, एक संविधान सीरीज की मैंने बात करी थी आपसे, है ना, और एक फ्रीडम एट मिडनाइट सीरीज आई है, उसकी बात करी मैंने। ये सब आप अगर आप देखते हो ना, तो आपको देखोगे, जो आप पढ़ोगे ना और आप उसी का देखोगे वीडियो में रूपांतर कैसे हो रहा है, तो आपको वो चीज़ें याद रह जाएगी। और मेरे हिसाब से इन सब चीज़ में फैक्ट्स ही दिखाए गए, आप गाने हटा देना, है ना, आप हीरो और हीरोइन का चेहरा मत याद रखना, लेकिन आप अगर फैक्ट्स पे ध्यान दोगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको वहां से बनेंगे, बहुत सारे प्रश्न, और मेंस में लिखने में तो जरूर मदद मिलेगी। मुख्य कारण देखते हैं, प्रमुख कारण क्या था वेवेल योजना आने का, शिमला सम्मेलन का, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से कमजोर हो गया था। अब ब्रिटेन को लगा कि अब इतने पैसे हैं नहीं कि भारत में बना रहा जा सके, तो भारत में विद्रोह शुरू हो गया था, खर्चे बढ़ गए थे उनके सैन्य खर्चे, है ना। और ब्रिटेन में कहते हैं कि वहाँ के लोगों ने बोला था कि अब भाई ऐसे आप ना ऐसे जो है लाइबिलिटीज हो रहा है अब इंडिया, आप उसको छोड़ के आओ, और वहाँ के संसद में भी ये बात उठने लगी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ब्रिटिश शासन की वैधता कमजोर हो गई थी। 1942 में पूरे देश में एक साथ विद्रोह होना शुरू हो गया था, तो उनको भी परेशानी होने लगी थी। क्रांतिकारी गतिविधियों एवं आईएनए का प्रभाव, क्रांतिकारी गतिविधियां अचानक से बढ़ गई थी, खासकर 1942 के बाद। और आईएनए जब देखा कि इस तरह से अगर सैनिक सेना बना सकते हैं ये लोग, तो बाद में बना सकते हैं, तो इसके वजह से भी ये कारण बना वेवेल योजना का। और सत्ता हस्तांतरण के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की जरूरत महसूस की गई, क्योंकि दो अलग अलग पार्टियां थी, दोनों अलग अलग समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे, तो इन दोनों को जब तक साथ नहीं लाएंगे तो हस्तांतरण जो हो सत्ता का वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए इनके बीच समझौते कराने की जो जरूरत महसूस हुई, आवश्यकता महसूस हुई, यह भी एक कारण था वेवेल योजना के आने का, ठीक है। तो प्रमुख प्रस्ताव की बात करते हैं वेवेल योजना की, तो पहला तो है कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन, तो वायसराय एवं कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। अब देखो, अभी एक ही होगा वायसराय, कमांडर इन चीफ, और बाकी सारे भारतीय होंगे, पहले ऐसा नहीं हो रहा था। संतुलित प्रतिनिधित्व परिषद में दिया जाएगा, हिंदू को, मुसलमानों को, दलितों को, सिखों को, अन्य समुदायों का प्रतिनिधित्व सबका होगा, और 14 सदस्यों में 6 मुस्लिम सदस्य जरूर होंगे, ठीक है। वायसराय का वीटो का अधिकार बना रहेगा, न्यूनतम उपयोग की कानून देगा। अगर वायसराय ने कहा कि मैं वीटो लगाऊंगा, जो मुझे नहीं पसंद है उस पर मैं वीटो लगाऊंगा, वो कानून फिर नहीं पास होगा, लेकिन इसका मैं उपयोग न्यूनतम करूंगा, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ। विदेश विभाग की बात हुई, तो विदेश विभाग भारतीयों को सौंपा जाएगा। रक्षा विभाग जो है वो पूरी जब तक सत्ता हस्तांतरण ना हो तब तक तो ब्रिटिश के पास, कमांडर इन चीफ के पास रहेगा, बाद में आपको सौंप दिया जाएगा। और शिमला सम्मेलन जो है वो सभी दलों से कार्यकारी परिषद हेतु नाम आमंत्रित किए जाएंगे कि कौन कौन आना चाहता है। और प्रांतीय परिषदों की बात करें तो सफलता मिलने पर प्रांतों में भी ऐसी ही परिषदें बनाई जाएगी। ये सब मुख्य प्रस्ताव थे वेवेल योजना के, ठीक है, जिसके तहत शिमला हुआ था। अब शिमला सम्मेलन हुआ, तो शिमला सम्मेलन की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा। आप देखो, मैं थोड़ा सा स्पीड बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलनी है और मैं शायद उतनी चीज़ें आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो कंसाइज रहे और जो टू द पॉइंट स्टडी रहे, क्योंकि प्री और मेंस में आपको बकवास नहीं लिखनी है। मैं जो कहानियाँ सुनाता हूँ और जो भी चीज़ें आपसे बोलता हूँ, जो मैंने अपने पढ़ाई के दौरान पढ़ी थी, तो उससे आपका इंटरेस्ट जगे, इसलिए मैं सिर्फ करता हूँ। आप सब चीज़ को लिखने की कोशिश मत करना, अपने दिमाग में उसका एक फ्रेम रेडी करना, आपको मेंस आंसर राइटिंग उसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, थोड़ा तेज बोलने का कारण ये है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। मैं सिविल सर्विस मेंस की बात कर रहा हूँ, मैं सिविल सर्विस प्री की बात कर रहा हूँ। आप कुछ भी छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, कहीं से भी प्रश्न आ जाता है। आप समझो कि पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई भी चीज़ है तो वो यूपीएससी पूछ रहा है। और आपका अगर स्टेट पीसीएस में, अगर आपके स्टेट में कोई भी चीज़ है ना, स्टेट के ब्रह्मांड को ऐसे देखिए आप, तो वो भी यूपीएससी आपका स्टेट पीसीएस पूछ रहा है, तो कुछ छोड़ नहीं सकते। तो मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ को डिटेल से भी पढ़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो जाए, और थोड़ा जल्दी भी पढ़ें, क्योंकि अगर मैं आराम से चलूँगा, धीरे धीरे चलूँगा, तो हो सकता है कि एक वीडियो 1 घंटे का बन जाए। तो मुझे घंटे वाला व्यूज़ नहीं बढ़ाना है अपने चैनल पे, मुझे आपको एक कंटेंट प्रोवाइड करना है जिससे आपका प्री और मेंस दोनों को निकालने का जो है ना, वो आपको पूरी तरह से आप काबिल बन जाओ, बस। इसलिए मैं पीवाईक्यू भी सेम वीडियो में डालता हूँ कि आपने अभी पढ़ा है भाई, अभी प्रैक्टिस करो। अभी आप अगर बना सकते हो तो बाद में बना पाओगे,
और कंटेंट से भी आप देखो कि अगर बन रहा है तो आपको लगेगा हाँ चलो सही है, कंटेंट आप सही पढ़ रहे हो, वरना क्या फायदा पढ़ाई करने का। दूसरी बात, मेंस आंसर राइटिंग में अगर हेल्प मिल रहा है, आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं लिखे हुए, उससे आपको फायदा मिलेगा। अगर आपने प्री मेंस की तैयारी साथ में करी तभी आप सफल होगे, तभी आप IAS, PCS, DSP, SDM बन पाओगे। अगर आपने सोचा कि अभी प्री की कर लेते हैं फिर मेंस ही करेंगे, या पहले मेंस ही करते हैं फिर प्री करेंगे, ये दोनों ही बेईमानी है। आपको साथ में तैयारी करनी है। हाँ, तैयारी में साल 1.5 साल का टाइम लगेगा, लेकिन पूरी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको और जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आपने डिटेल से पढ़ा, समझा, लिखने का प्रैक्टिस किया तो आप जरूर ऑफिसर बनो। तो चलिए, बहुत हो गया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। शिमला सम्मेलन की बात कर रहे थे हम, तो 25 जून 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक ये चला था शिमला में। ठीक है, अब समझो शिमला में ही क्यों हुआ था। देखिए, ये ना गर्मी का टाइम होता है भारत में, तो आप और हम तो गर्मी झेल लेंगे, कांग्रेस झेल लेगी, लीग झेल लेगी, लेकिन अंग्रेज नहीं झेलेंगे, उनको आराम चाहिए। आप जब शिमला जाओगे तो एक वहाँ पे सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ करके है, आप वहाँ पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि शिमला सम्मेलन वाला जो वो टेबल वेबल वहाँ पे रखा हुआ है। मैंने वहाँ पर विजिट करा था जब मैं शिमला गया था तो। और अभी वहाँ पे ना PhD के बाद की एडवांस स्टडीज़ की पढ़ाई होती है, और वही जो जगह है वो राष्ट्रपति भवन था। मैंने आपको पहले बताया होगा, या मैं बता देता हूँ कि पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल 6 महीने रहते थे दिल्ली में, जो आपका राष्ट्रपति भवन अभी बना हुआ है, और 6 महीने वहाँ रहते थे। तो वो ना 6-6 महीने का प्रेसिडेंस, या उस समय जो था वो गवर्नर जनरल और वायसराय ही प्रेसिडेंट थे। तो वो क्योंकि उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं थी, जा रहे में यहाँ रहते थे, फिर वहाँ चले जाते थे शिमला में, उसी जगह पे हुआ था वो सम्मेलन। तो वहाँ पे आप जाओगे तो आपको वो वाला टेबल दिखेगा जहाँ पे वो सम्मेलन हुआ था, उसके लाइब्रेरी में मैंने देखा है। ठीक है, तो आप कभी भी जाओ शिमला तो जरूर विजिट करना। चलिए पढ़ते हैं डिटेल से। शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 को हुआ था। स्थान क्या था, शिमला सम्मेलन नाम है, ऑब्वियस शिमला में हुआ था, और अध्यक्ष थे लॉर्ड वेवेल। और ये शिमला सम्मेलन है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसके बारे में गांधी मूवीज में दिखाया गया है, गांधी मूवी में। ठीक है, प्रमुख प्रतिभागी कौन थे, महात्मा गांधी पहुंचे थे, मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि सर्वे सर्वा थे मुस्लिम लीग के, और अन्य राजनीतिक नेता बहुत सारे पहुंचे थे। सम्मेलन की विफलता का कारण क्या था, क्यों विफल हो गया, किस लिए रखा गया, मैंने पीछे स्लाइड में पढ़ा दिया आपको क्यों विफल हो गया। तो मुस्लिम प्रतिनिधित्व विवाद आ गया जिन्ना की मांग को लेकर। सभी मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए जाएं, ये जिन्ना ने कहा। कांग्रेस ने अस्वीकार किया, उन्होंने कहा कि क्यों, कांग्रेस में मुसलमान नहीं है क्या जो सिर्फ मुस्लिम लीग ही करेगा सदस्यों का चयन या नामित करेगा। इसलिए ये जिन्ना की इस मांग को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। लीग को एकमात्र प्रतिनिधि संस्था बनाने की मांग जिन्ना चाहता था केवल मुस्लिम लीग ही मुसलमानों का प्रतिनिधि मानी जाएगी। ऐसा क्यों होगा, फिर वही बात आ गई, पूरे देश में सिर्फ लीग ही नहीं थी जिसके अंदर मुसलमान थे, कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े मुस्लिम नेता थे, बड़े बड़े लोग थे, बहुत सारे मुसलमानों का कांग्रेस में विश्वास था, ना कि लीग में। जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे मिल के बना था, बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत संघर्षशील पार्टी थी, बहुत संघर्ष किया, देश की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, आप अभी के परिप्रेक्ष्य में उसको तुलना मत कीजिए, उस समय की कंडीशंस कुछ और थी। ठीक है, भ्रष्टाचार आता है, भ्रष्ट होते हैं लोग, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन उस समय जो आज़ादी के समय में कांग्रेस का योगदान है उसको आपको नहीं भुलाना है, उसको आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ही सिर्फ मुसलमानों की प्रतिनिधि नहीं थी, उस समय कांग्रेस में बड़े बड़े मुस्लिम नेता थे, और वो चाहती थी कि जो एकमात्र प्रतिनिधि संस्था बनने की मांग जिन्ना बोलते थे मुस्लिम लीग को, वो नहीं होगा, और कांग्रेस ने इस पर भी सहमत नहीं। वीटो की मांग की बात करते हैं। मुस्लिम लीग चाहती थी कि किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव को रोकने का अधिकार मिले, तो कोई संवैधानिक प्रस्ताव लाएंगे तो मैं वीटो करूंगा तो वो नहीं होगा, मतलब मैं मतलब मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस ने बोला ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसका भी विरोध कर दिया। परिषद हेतु नाम ना देना, जिन्ना ने सूची देने से इनकार कर दिया जब तक लीग को मुसलमानों की एकमात्र संस्था ना माना जाए। मतलब देखो क्यों विफल हुआ, एक तो मुस्लिम लीग की वजह से हुआ विफल, सब सामने आ गया बात। पहले तो उन्होंने बोला कि केवल मुस्लिम लीग द्वारा नामित किया जाए सदस्य, फिर बोला कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही भारतीय मुसलमानों की प्रतिनिधि मानी जाए, फिर उसने बोला कि वीटो का अधिकार दो कि हम किसी पर भी रोक लगा दें प्रस्ताव पे, फिर बोला कि अगर ये सब नहीं मानोगे तो हम लिस्ट ही नहीं देंगे कि कौन हमारे साइड से बैठेगा। इस तरह से ये हो गया पूरी तरह से विफल। परिणाम क्या हुआ, शिमला सम्मेलन असफल हो गया, वेवेल योजना विफल हो गई, कांग्रेस लीग मतभेद और गहरे हो गए, विभाजन रोकने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया, और ब्रिटेन में उसी समय आ जाती है लेबर पार्टी। ठीक है, और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, 45 के बाद।
ठीक है। वेबल योजना के महत्व को समझते हैं। पहले सकारात्मक, हर चीज का मैं पढ़ाने समय ध्यान रखता हूं कि आपको दोनों प्रोस्पेक्ट समझाया जाए। सकारात्मक पहलू क्या था, पहली बार कार्यकारी परिषद के पूर्ण भारतीयकरण का प्रस्ताव था। बोला ना कि वायसराय रहेगा और कमांडर इन चीफ, बाकी सारे सदस्य भारतीय रहेंगे, पढ़ाया मैंने पीछे आपको, है ना। सत्ता हस्तांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास था। अब ऐसा लगने लगा था कि ब्रिटेन अब हमें सत्ता सौंप के चला जाएगा। निगेटिव क्या रहा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को एक तरह से बुलाया गया था। कांग्रेस और लीग के मतभेद समाप्त नहीं हुए, विभाजन की संभावना और बढ़ गई। ये नकारात्मक पहलू था शिमला सम्मेलन का। ठीक है, इस तरह से हमने पूरा पढ़ लिया है दोनों चीज। अब हम पी का जो PYQ है यूपीएससी में जो पूछा जाता है और पीसीएस अदर एग्जाम्स में, बीपीएससी में और अदर पीसीएस में, उसके बारे में देख लेते हैं। इस टॉपिक से आजाद हिंद फौज से और शिमला सम्मेलन से किस तरह के प्रश्न आते हैं वेबल योजना से, आइए देखते हैं। आजाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था, कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में जापान की मदद से INA के गठन का विचार रखा था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब और कहां की। आजाद हिंद सरकार को अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद कहा जाता था। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में। ठीक है, आजाद हिंद फौज के प्रसिद्ध सैनिकों या अधिकारियों PK सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर लाल किला का मुकदमा कब चलाया गया था, 1945 में। 1945 के अंत में लाल किले में इन अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, जिसमें वकीलों के पैनल का नेतृत्व भूला भाई देसाई ने किया था। मैं फिर से बता रहा हूं, इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में आते हैं, अदर पीसीएस में भी आते हैं। राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो था, राजाजी फॉर्मूला, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कांग्रेस और लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, है ना। राजगोपालाचारी सूत्र 1944 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो 1 और 3 सही इसमें बताया। तो इसने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह का प्रस्ताव दिया था, इसी वजह से ये फेल हुआ था एक तरह से। और दूसरा है महात्मा गांधी इस फॉर्मूला का समर्थन किया था। हाँ, और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस फॉर्मूला को स्वीकार कर लिया था तुरंत, ये गलत है। इन्होंने जल्दी नहीं, मुझे द्विराष्ट्र का सिद्धांत चाहिए। देखिए राजगोपालाचारी फॉर्मूला में दोबारा समझा दो आपको, ये वो था कि आप दोनों साथ में आ जाओ, है ना। जो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस है, जहाँ मुस्लिम बहुत संख्यक लोग हैं, वहाँ पे एक बार इलेक्शन वो करा लेते हैं, जनमत संग्रह करा लेते हैं, लेकिन सरकार जो है वो सेंटर में एक ही होगी। ठीक है, तो जिन्ना कहना था कि नहीं, सरकार एक नहीं होगी सेंटर में, हम अलग अलग देश बनेंगे, द्विराष्ट्र का फॉर्मूला दो हमें, इसलिए अस्वीकार कर दिया। और यहाँ क्या लिखा है, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस फॉर्मूला को तुरंत स्वीकार कर लिया, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो पहला और तीसरा सही है। ठीक है, तो यह नीचे लिखा गया, जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को पूरी तरह से ना मानने का अस्वीकार कर दिया। ठीक है, समझ आ गया आपको। 1945 के शिमला सम्मेलन को बुलाने का मुख्य कारण क्या था, वाइस वेवेल की कार्यकारिणी परिषद के पुनर्गठन पर विचार करना। शिमला सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड वेवेल, इसीलिए वेवेल योजना कहते हैं उसे। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित किया। ये कह रहा है कि कैसे कैसे कौन कौन सा आया। तो सबसे पहले क्रिप्स आया 1942 में, फिर CR फॉर्मूला 1944 में, फिर शिमला सम्मेलन 1945, फिर कैबिनेट मिशन 1946 में। अब हम देखते हैं में किस तरह के PYQ पूछे जाते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आजाद हिंद फौज के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, आलोचनात्मक परीक्षण। अभी तक हमने आजाद हिंद फौज के बारे में जितनी चीजें पढ़ी सब पॉजिटिव पढ़ी। प्रश्न है कि आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, और ये यूपीएससी मेंस का प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जब आएंगे ना, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आपको क्या निगेटिव लिखना है, नहीं ऐसा नहीं है। आपको समालोचना भी करना है आलोचना के तरीके से। आपको ये लिखना है कि INA जो बनी थी, वो बनने के पीछे जापान की नीति काम कर रही थी, उसके पीछे जो है सुभाष चंद्र बोस और कैप्टन मोहन सिंह रासबिहारी बोस की तो मंशा अलग थी, लेकिन जापानियों की मंशा अलग थी। और ये ऐसा था कि एक बार सुभाष चंद्र बोस ने संभाल लिया और उनकी मृत्यु हो गई, तो बिल्कुल से बिखर गया पूरा INA। कोई दूसरा नेता नहीं था जिसको संभाल के रखे, सेनानायक नहीं था। तो इन चीज़ों के को दिखाते हुए आपको आलोचना इसका करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया। ठीक है, बाकी आपको कंटेंट में पीछे मिलेगा, और आगे मैं मेंस के जो PDF दूंगा उसमें भी आपको आंसर मिलेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दृष्टिकोण और उनकी आजाद हिंद फौज के किस प्रकार की औपनिवेशिक सदस्यता को प्रत्यक्ष चुनौती दी, ये मैंने पीछे पढ़ाया है। INA के मुकदमों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने किस प्रकार उत्प्रेरक भूमिका निभाई, ये मैंने पीछे पढ़ाया है आपको, किस तरह से पूरे राष्ट्र में फैलाया गया और राष्ट्रीय सूत्र में बंधा।
राजगोपालाचारी सूत्र 1944 के प्रमुख प्रस्ताव क्या थे, मैंने पीछे पढ़ा है। या कांग्रेस और मुस्लिम लीग के गतिरोध क्यों विफल रहा, मैंने बिल्कुल इसका आंसर ही दिया है, पीछे आप लिख दीजिएगा हूबहू। क्या राजगोपालाचारी फॉर्मूला भारत विभाजन को टालने का एक अंतिम प्रयास था, बिल्कुल मैंने पीछे पढ़ाया है, आराम से उसको लिख दीजिएगा, नंबर आएंगे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच वार्ता में CR फॉर्मूला की क्या प्रासंगिकता थी, आप पीछे समझ सकते हो। विवेक योजना का मुख्य उद्देश्य मैंने पढ़ाया है। शिमला सम्मेलन क्या विभाजन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, बिल्कुल था। क्या क्या मांगे रख दी थी मुस्लिम लीग ने, और उनको पता था कि अगर हम मान लेंगे तो फिर अलग राष्ट्र मिलेगा, इसलिए लिखा था। ये आराम से वहां से आप लिख पाओगे। और 1945 के शिमला सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य उत्पन्न गतिरोधों का ये भी मैंने समझाया। देखिए प्री और मेंस में जिस तरह के प्रश्न आते हैं उस तरह से ही मैंने आपको तैयारी करा है, मैंने पूरा रिसर्च करके ये वीडियो रेडी किया है। देखिए आधे घंटे का वीडियो बना, सब चीज़ आप समझ गए हो, और आपको 2-3 बार वीडियो को देखना है, समझना है, आंसर राइटिंग करने की क्या प्रयत्न करना है। अगर आंसर नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है इस टॉपिक में कुछ भी छूट गया है और भी कुछ मुझे बताना चाहिए था तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में देना, मैं कोशिश करूंगा। हालांकि मेरे हिसाब से 100% आपको मटेरियल मैंने उपलब्ध करा दिया है, इससे ज़्यादा ना पूछता है ना कहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी बात, जब आप मॉडर्न की तैयारी करते हो तो आप किसी बेस बुक को पढ़ना चाहते हो तो आप NCERT की तरफ बिल्कुल मत जाना। मॉडर्न के लिए आप कहीं मत जाना, राजीव अहीर सर की एक बुक है वो आप प्रेफर कर सकते हो, लेकिन राजीव अहीर सर की बुक बहुत मोटी है, छोटे छोटे लिखे हुए हैं, वो बिल्कुल पढ़ाकू टाइप का आदमी उसको पढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा आप पढ़ाकू नहीं, लेकिन फिर भी ज़रूरत क्या है उतनी मोटी बुक्स पढ़ेंगे, उसके आप जाओगे तो लास्ट के तो 100-150 पेजों में इंदिरा गांधी जी ने क्या क्या किया या जवाहरलाल नेहरू के बाद देश में क्या क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें शायद ऑथेंटिक नहीं है सारे एग्जाम्स के लिए। तो INA INM इंडस्ट्रियल मूवमेंट तक जितने सेक्शन है वो मैंने उनके बुक्स का भी सारा टॉपिक कवर किया है इसमें। अगला जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो कैबिनेट मिशन होगा, जो 24 मार्च 1946 को आया था, अंतरिम सरकार गठन 1946 और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इस पर होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। छोटा वीडियो होगा वो, लेकिन बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट वीडियो होगा प्री मेंस के लिए खास करके, और आपको वीडियो देखना है, समझना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, आप वीडियो में अंत तक बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, आपका अपना चैनल है BPSC पाठशाला विद चौहान, जो भी चैनल पे जुड़ते हैं वो 2-3 लोगों को जरूर जोड़िए, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों को बताइए कि चैनल आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है बिल्कुल फ्री, प्री और मेंस, वैसे एग्जाम्स के लिए जो प्री और मेंस में GS के पोर्शन को पूछते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।